Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are discussing chapter 2, Jannah Science 9th class. That is about our life and chemistry. In previous lecture, we discussed basic building elements for life, important processes such as respiration, photosynthesis. They were discussed. Importance of carbon, its allotropic forms and non-allotropic forms were discussed. Then we discussed organic chemistry, different types of compounds. About water, we discussed its properties, its anomalous behavior. And students, today we are going to start our next topic, that is air. Students, the atmosphere, which is surrounding our earth, is a mixture of various gases. Atmosphere, that is in spherical form. Why is it in spherical form? Due to gravity. बेटे एयर का मैंने बताया, एयर जो है, what is air? Atmosphere envelope of different gases around the earth जो है, इसको हम atmosphere कहते हैं. और ये जो mixture of different gases है, ये air है. Mixture of different gases जो है, जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, हम इसे एयर कहते हैं. परसेंटेज कंपोजिशन जो एयर की है बाय वॉल्यूम, ये यहाँ टेबल की फॉर्म में आपको दी गई है. इसमें देखिए कि नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, नियॉन 0.002% है, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये जो गैसेस हैं ये 0.00055% है. तो बताया कि कंपोजिशन एयर की जो है ये अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहती है. फॉर एग्जांपल, अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन को देखें तो ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के जरिए कांस्टेंट रहती है. मींस के नेचुरल मैकेनिज्म्स हैं जिनके जरिए इन गैसेस की जो कंपोजिशन है हवा के अंदर वो कांस्टेंट रहती है. अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखें, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है. उसके रिवर्स प्रोसेस है रेस्पिरेशन, उसमें ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. तो ये दोनों प्रोसेसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है हवा के अंदर, उसको मेंटेन रखते हैं. या कोई जनरल इंफॉर्मेशन में बताया कि ईच डे जो नॉर्मल मैन है breathes in 15,000 to 20,000 liters of air. एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताएगी आपको कि हम इतनी ज्यादा हवा जो है वो इनहेल करते हैं सांस लेने के लिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एयर क्या है? जो डिफरेंट गैसेस हमने देखी हैं हवा के अंदर, हम इनका रोल डिस्कस करेंगे. ऑक्सीजन का बताया कि ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस है दैट इज फाउंड इन एयर आफ्टर नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है. परसेंटेज में आप देख रहे हैं 78% नाइट्रोजन, और उसके बाद दूसरे नंबर पे 21% जो है वो ऑक्सीजन आती है. और ये एसेंशियल है, जरूरी है. किस लिए? फॉर सपोर्टिंग लाइफ. और जो बर्निंग और रस्टिंग के प्रोसेसेस हैं वो ऑक्सीजन के बगैर नहीं हो सकते. आग जलाने का प्रोसेस देखें, बगैर ऑक्सीजन के पॉसिबल नहीं है. अब रस्टिंग को देखें, जो जंग लगना है, लोहा खराब होता है, लोहे को जंग लग जाता है. तो बेटे याद रखें, ऑक्सीजन और हवा में नमी, ये दोनों चीजें अगर हों तो फिर जंग लगता है. लिहाजा अगर आप लोहे को या लोहे की बनी हुई चीजों को जंग से बचाना चाहते हैं तो इन दोनों में से किसी एक चीज से बचा लें. या ऑक्सीजन ना पहुंच सके, या नमी ना पहुंच सके, या दोनों ना पहुंच सके. ये जो लोहे की चीजों के ऊपर पेंटिंग, उसको जो पेंट कर दिया जाता है, तो इस पेंट का मकसद बेटे यही होता है कि पानी जो है वो अप्रोच ना कर सके लोहे तक, या ऑक्सीजन बीच के ऊपर से वो लेयर जो पेंट की होती है ये नॉन पोरस होती है. बताया कि फॉर बर्निंग और कंबस्टन वी नीड 3 थिंग्स.
3 चीजें हैं जो बर्निंग के लिए हमें चाहिए। कंबस्टन बेटे याद रखें, ये बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, ये 3 थिंग्स ऐसी हैं कि अगर ये तीनों हों तो फिर बर्निंग हो सकती है। और ये 3 प्रिंसिपल्स ऑफ फायर फाइटिंग कहलाते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ फायर फाइटिंग, तो आंसर आपका ये होगा कि फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड 3 प्रिंसिपल्स ऑफ फायर फाइटिंग। वजह क्या है, ये क्यों प्रिंसिपल्स ऑफ फायर फाइटिंग कहलाते हैं? बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम फायर गोज आउट। इनमें से कोई एक भी अगर अवेलेबल ना हो तो आग जो है वो बुझ जाती है। नेक्स्ट बताया कि बर्निंग और कंपोजिशन जो है ये केमिकल प्रोसेस है। बर्निंग और कंबस्टन की बात है, बर्निंग और कंबस्टन ये केमिकल प्रोसेस है दैट इज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड हीट, जिसके दौरान लाइट भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब इस प्रोसेस के दौरान जो कंबस्टिबल मटेरियल है, यानी वो मटेरियल जो जल सकता है, वो कंबस्टिबल मटेरियल कहलाता है। कंबाइंस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, हवा के अंदर मौजूद ऑक्सीजन से वो मटेरियल मिलता है, जैसे फ्यूल है, लकड़ी है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलती है। जो फ्यूल है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जलता है और ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स बनेंगे। अब ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिड बना देते हैं जब पानी के अंदर डिसॉल्व हो। जैसे हवा के अंदर ये ऑक्साइड्स मौजूद हैं, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी में डिसॉल्व होकर ये एसिड बना देते हैं। और बेटा एसिड रेन इसी तरह से बनती है। डिग्रेडेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड, डिग्रेडेशन क्या है? फूड स्पॉलेज ऑफ फूड, खुराक का खराब होना, गलना सड़ना। मसलन वेजिटेबल है, मीट वगैरह है, तो ये किस वजह से होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। उस खुराक के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है, मीन ऑक्सीजन के जरिए रिएक्शन होता है। ओजोन प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन से, ओजोन O3 जिसका फार्मूला है। यह जमीन के एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है एंड इट प्रोटेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, तो उनको ये हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन से बचाती है, क्योंकि उन रेडिएशंस को ये अब्जॉर्ब कर लेती है। अल्ट्रावायलेट लाइट जो है जो सूरज से आती है तो ये उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये रेडिएशन जमीन पर नहीं पहुंचने पाती। अगर जमीन पर पहुंचे तो ये डिफरेंट डिजीजेस, स्किन कैंसर वगैरह इस तरह की बीमारियां जो हैं वो काज करती है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये ओजोन का बेनिफिट हुआ। तो ओजोन कैसे बनती है? ऑक्सीजन से। उसके बाद रोल ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एक्सिस्ट करती है, यानी N2 की फॉर्म में पाई जाती है। ये मेजर कंस्टिट्यूएंट है एयर का, जैसा परसेंटेज में आपने देखा कि 78% बाय वॉल्यूम जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है हवा में। पता है कि रिलेटिवली इनर्ट है। इनर्ट मीन कि ये रिएक्शन नहीं करती एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो वो ऑक्सीडेशन कर देती है, केमिकली जो है वो रिएक्ट करती है अदर सब्सटेंसेस के साथ, लेकिन नाइट्रोजन क्या है? इनर्ट है। इनर्ट मीन नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्शन नहीं करती, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डाइल्यूएंट के तौर पे काम करती है ऑफ एयर। डाइल्यूएंट क्या होता है? आप कह सकते हैं थिनर, पतला करने के लिए, हवा को डाइल्यूट करने के लिए। तो स्लो डाउन कंबस्टन एंड कोरोजन। अब कंबस्टन या कोरोजन किस वजह से होती है? ऑक्सीजन की वजह से। तो जब उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा होती है उससे क्या होगा? आग से हवा डाइल्यूट हो जाती है, और जो कंबस्टन जो कोरोजन का प्रोसेस है ये स्लो हो जाता है। तो बेटा याद रखें, अगर नाइट्रोजन की परसेंटेज कम हो और ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो ये फायर को ही देख लें, फायर का जो की जो बर्निंग है, आग का जो जलना है, हम इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकें। तो नेचुरल मैकेनिज्म्स हैं which aid us, which support us। नाइट्रोजन बताया कि प्लांट्स में और एनिमल्स में प्रोटीन्स की फॉर्म में पाई जाती है। अब पौधे तो ये प्रोटीन्स खुद बनाते हैं, और एनिमल्स कैसे हासिल करेंगे? बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स। एनिमल्स यानी जानवर जब पौधों को खाते हैं खुराक के तौर पे, तो ये प्रोटीन जानवरों के जिस्म में चली जाती है। प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन फ्रॉम नाइट्रेट इन द सॉइल। जमीन के अंदर मौजूद जो नाइट्रेट्स हैं उनसे प्रोटीन बनाते हैं। नाइट्रेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और जो अमोनिया है सॉइल के अंदर, उनसे प्रोड्यूस होते हैं। प्लांट्स नाइट्रोजन नाइट्रेट से हासिल करते हैं, वो नाइट्रेट्स जो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन है
ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ये एनिमल्स में पहुंचती है। डायरेक्टली देखिए बेटे, जब हम सांस लेते हैं तो डायरेक्टली हमारी बॉडी में जाती है, लेकिन कोई यूज नहीं इसका होता। अब इनडायरेक्टली जो हमारी बॉडीज में जा रही है, एनिमल्स में जा रही है, तो वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की फॉर्म में जा रही है, प्रोटीन की फॉर्म में जा रही है। एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डिके, कि जब प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं और वो गलते सड़ते हैं, तो कुछ जो सॉल्युबल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, वो यूजुअली नाइट्रेट्स हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे नाइट्रेट्स वगैरह हैं, और ये जमीन के अंदर मौजूद हैं, सॉइल में मिक्स हो गया, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है इनसे। अब प्लांट्स इनको ऑब्जॉर्व करेंगे। जब प्लांट्स ऑब्जॉर्व करते हैं तो प्लांट्स दोबारा इस नाइट्रोजन से को क्या करेंगे, इसे प्रोटीन्स बनाएंगे। लेकिन इसमें कुछ नाइट्रेट्स ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल। सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे मौजूद हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन कर देते हैं, ये नाइट्रोजन जो है इसको रिलीज कर देते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं ये। तो इट्स ऑफन रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, ये हवा में चलेगी। अब नेचर में देखें कि प्रोसेस जिसमें कि नाइट्रोजन जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सॉइल एंड फ्रॉम सॉइल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रेगुलरली ये प्रोसेस होता रहता है नेचर में। तो इस नेचुरल प्रोसेस को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, और ये नाइट्रोजन साइकिल है जो हवा के अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट को कांस्टेंट रखता है। नाइट्रोजन साइकिल, दैट इज नेचुरल प्रोसेस। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। एटमॉस्फेरिक एयर जो है इट कंटेन्स ओनली अप्रोक्सीमेटली 0.03% बाय वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ 0.03% तकरीबन जो है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब ये प्रोपोर्शन हवा में जो है बैलेंस इसका कैसे कायम रहता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए। पहले मैं आपको बता चुका हूँ फोटोसिंथेसिस और एस्पिरेशन का, तो ये एक्सप्लेनेशन होगी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, डिके है या कंबस्टन है, इनके दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाती है। तो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड यूज भी की जा रही है इसमें फोटोसिंथेसिस में, और बाकी जो प्रोसेसेस हैं, रेस्पिरेशन है, डिके गलना सड़ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर का कंबस्टन, ये फ्यूल वगैरह का जलना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जलना जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो ये प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली जाती है। ये प्रोसेसेस क्या हैं, कार्बन साइकिल कहलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बताया कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इन एयर बाय अब्सॉर्बिंग इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम द सन। सूरज से इंफ्रारेड रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब करती है। तो जब इंफ्रारेड रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब करती है तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर वार्म रहती है। पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोटेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस। एक तो ये कि वो रेडिएशन नीचे नहीं पहुंचती जमीन पर, दूसरा ये कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो बरकरार रहता है। हाँ, वो बताया कि प्रॉब्लम जो है ये राइज होगा इन नियर फ्यूचर। कैसे? थ्रू बर्निंग ऑफ टू मच कार्बन कंटेनिंग फ्यूल। कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स की जब बर्निंग हम ज्यादा से ज्यादा करवाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है हवा के अंदर ये अपसेट हो जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज हो रही होती है और इस रेट से अब्जॉर्ब नहीं हो रही होती। देखिए, हम डिफॉरेस्टेशन करके पौधों को हम कम कर देते हैं, पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड यूज करनी थी, और हम बर्निंग ज्यादा से ज्यादा करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो नेचुरल बैलेंस को हम खुद अपसेट करते हैं। इट मींस कि ह्यूमन एक्टिविटीज आर देयर व्हिच डिस्टर्ब दिस नेचुरल साइकिल, वी शुड टेक केयर ऑफ इट। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी का बढ़ जाना हवा में। जैसा मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है कि ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करती है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाती है। तो जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़े, ये ग्रीन हाउस गैस कहलाती है कार्बन डाइऑक्साइड जो है। इवन मीथेन गैस, वाटर वेपर्स, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट में थोड़ा सा बता दूं कि ग्रीन हाउस किसे कहते हैं। वो पौधे जो हम मैदानी इलाकों में काश्त करते हैं, उगाते हैं, यही पौधे अगर हम चाहें कि पहाड़ी इलाकों में काश्त करें तो वहां की क्लाइमेट जो है वो कोल्ड होती है, तो वहां पे ये ग्रो नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, हम वहां पे ग्लास के बड़े बड़े केसेस बना देते हैं, टेंट से बना देते हैं,
और उन गिलास के खैमों के अंदर जो है वो इन पौधों को उगा देते हैं। अब वहां पे ये होता है कि उन गिलास केसेस की जो शीट्स होती हैं उनकी ये खसूसियत है कि वो सूरज से आने वाली जो रेडिएशन हैं उनकी चूंकि वेवलेंथ शॉर्ट होती है, वो उन शीट्स के अंदर से पास हो जाती है और उन ग्रीन हाउसेस के अंदर जो है वो रेस पहुंच जाती हैं। उसके बाद ये रेस जमीन के ऊपर मौजूद कोई भी पार्टिकल हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें अब्जॉर्ब होती हैं। अब्जॉर्ब होने के बाद इंफ्रारेड रेडिएशंस की सूरत में री रेडिएट होती हैं, वापस जाती हैं। तो ये वापस जाने वाली रेडिएशंस जो हैं ये ऑन शीट्स में से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ये शीट्स में से पास नहीं हो सकते, इनकी पेनिट्रेशन पावर कम हो जाती है। तो अब वो उन ग्लास केसेस के अंदर ही रहेंगी ये रेडिएशंस, तो अंदर का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। दिन के टाइम ये प्रोसेस होता रहता है कि रेडिएशंस जो हैं वो ग्लास के जो ये केसेस हमारे हमने बनाए हुए हैं, कैबिन्स बनाए हुए हैं, तो इनके अंदर आती रहती हैं। और रात को ये होता है कि दिन को बाहर तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है रात के टाइम, उन ग्लास कैबिन्स के बाहर तो सर्दी होती है क्योंकि सूर्य नहीं होता, लेकिन उनके अंदर का टेम्परेचर बरकरार रहता है क्योंकि ये रेडिएशन अंदर ही रही थी और पौधे जो है वो सर्वाइव करते हैं। उनको बेटा कहते हैं ग्रीन हाउसेस। अब कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि वैसे ही रोल प्ले कर रही है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब कर रही है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा रही है, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का ये इफेक्ट कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। पता है कि हायर टेम्परेचर वुड कॉज द आइस ऑन द माउंटेन्स टू मेल्ट एंड फ्लडिंग टू अकर। ये ग्लोबल वार्मिंग है। जैसे टेम्परेचर जब बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का, इसका रिजल्ट क्या होगा? बर्फ मेल्ट होगी, पहाड़ों पे ग्लेशियर्स की जो बर्फ है वो मेल्ट होगी और फ्लडिंग होगी, सैलाब आएंगे। वेदर पैटर्न ऑन आवर प्लेनेट वुड आल्सो बी अफेक्टेड। मौसम में चेंजेस आएंगे, क्लाइमेट चेंज होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट्स थे, बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बताया रेयर गैसेस एंड देयर यूजेस। I think atmosphere contains approximately 1% by volume of rare gases or noble gases. ये बेटे कुछ गैसेस हैं जो डिस्कवर्ड है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस कहलाती हैं। तो नोबल गैसेस जो हैं ये 1% बाय वॉल्यूम हवा में मौजूद हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, खसूसियत क्या है कि ये इनर्ट है। ये इनर्ट है, केमिकली इनर्टनेस, इनकी जो प्रॉपर्टी है कि केमिकली इनर्ट है, मीन रिएक्शन नहीं करती दूसरे एलिमेंट्स के साथ। अब हीलियम जो है ये बहुत ही लाइट गैस है, हल्की गैस है, तो ये अल्टरनेटिव टू हाइड्रोजन यूज होती है वेदर बैलून्स में। वेदर बैलून्स क्या है? ये वेदर प्रेडिक्शंस के लिए जो बैलून्स यूज होते हैं उनको वेदर बैलून्स कहते हैं, तो उनके अंदर हीलियम यूज होती है। मिक्सचर ऑफ हीलियम, तकरीबन 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन जो है ये आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर डाइवर्स के लिए प्रोवाइड करता है। डाइवर्स जो समुद्री जो गोताखोर हैं, गोता लगाने वाले हैं, उनके लिए जो आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाई जाती है तो उसमें 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन यूज होती है। अब नाइट्रोजन को क्यों नहीं यूज करते? यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को क्यों नहीं यूज करते? वजह यह है कि ये नाइट्रोजन की निस्बत लेस सॉल्युबल है, ब्लड के अंदर ये डिसॉल्व कम होती है एंड प्रिवेंट्स बेंड्स इन हाई प्रेशर वर्क। हाई प्रेशर वर्क में बताया कि बेंड्स को कम। अब बेंड्स क्या है? बेंड्स में ये होते हैं कि ये सेल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस बबल्स प्रोड्यूस करती है और बबल्स से क्या होता है, वो वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो इसे कहा जाता है बेंड्स। फिर अब सुन लें कि नाइट्रोजन अगर ब्लड के अंदर ज्यादा मौजूद है तो ब्लड वेसल जो ब्लड कैपिलरीज है उनमें बबल्स प्रोड्यूस करती है और उन बबल्स की वजह से ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है। जैसे हार्ट और ब्रेन की जो डिजीजेस हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं, इनको बेंड्स कहा जाता है। नियॉन जब ग्लो करती है तो रेड कलर में ग्लो करती है जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करे, और ये इसका इस वजह से जो है वो एडवर्टाइजमेंट में यूज होता है, एडवर्टाइजिंग साइंस के अंदर। आर्गन जो है ये इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जो है उनके अंदर फिल की जाती है और वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोरेसेंट एंड फोटो ट्यूब्स जो हैं लाइट प्रोड्यूस करने वाली जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर यूज होती है, फ्लोरेसेंट और फोटो ट्यूब्स। क्रिप्टॉन यूज होती है तो फिल फ्लोरेसेंट लाइट्स एंड फोटोग्राफिक फ्लैश लैंप्स जो हैं उनके अंदर यूज होती है। रेडॉन जो है ये यूज होती है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये कैंसर की ट्रीटमेंट में।
सिंस बताया कि नोबल गैसेस एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव हैं, दे प्रोवाइड अ यूजफुल इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सम केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को जो हमने करवाना होता है तो उसकी इनर्ट एटमॉस्फेयर यानी ऐसी गैस के एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करें जो गैस खुद ना रिएक्शन करे, तो नोबल गैसेस वहां यूज होती हैं। ये इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो मेटल्स की है तो उसके अंदर यूज होती है। तो ये रेयर गैसेस और उनके यूजेस थे। ये आपको आर्गन का शो किया जो कि बल्ब के अंदर यूज हो रही है, नियॉन एडवर्टाइजिंग साइंस के अंदर यूज होती है। उसके बाद ये डाइवर्स का जो मिक्सचर होता है एटमॉस्फेयर का, हीलियम और ऑक्सीजन का, ये यहाँ पे शो किया। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, सम एलिमेंट्स जो हैं दे आर फाउंड टू बी एसेंशियल, सम इन लार्ज सम इन स्मॉल क्वांटिटीज। यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें ज्यादा मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़ी मिकदार में रिक्वायर्ड है। किस लिए? फॉर मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड डेली लाइफ यूजेस जो हैं, सेहत को बरकरार रखने में एग्रीकल्चर के अंदर या हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो यूज होते हैं। मतलब कि हम सारे एलिमेंट्स को तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं प्रेजेंटली रिकॉग्नाइज्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा बेस्ड ऑन वन और बोथ ऑफ दीज क्राइटेरिया। फंक्शंस ऑफ सम एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कस, बोथ क्राइटेरिया क्या कि या तो रिकॉग्नाइज्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट और अबाउट विच मोस्ट इज नोन, कि या तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं या जिनके बारे में हम ज्यादा जानते हैं। तो इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आयरन है। आयरन बताया कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है जो जमीन के क्रस्ट में पाई जाती है। अर्थ क्रस्ट मैंने बताया था जमीन के अपर लेयर को कहते हैं। आफ्टर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आयरन है। मतलब इट हैज बीन नोन एंड यूज्ड बाय मैनकाइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी अरसा से इंसान के इस्तेमाल में है। टुडे बताया कि वन ऑफ द बेस्ट नोन मेटल्स है वर्ल्ड में। वजह क्या है? बिकॉज ऑफ इट्स वेरी ग्रेट इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है, इतनी महंगी नहीं है, और इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो इसकी बन रही हैं। It's used for general engineering purposes such as corrugated sheets को देखें। corrugated sheets क्या होती हैं? ऐसी sheets होते हैं जिनके ऊपर रिजेस से डिजाइनिंग सी की जा सकती है, ये corrugated sheets होती हैं। स्ट्रेंथ देने के लिए, शीट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए corrugated sheets हैं। core bodies बनाई जाती हैं, nails कील वगैरह जो है ये बनाए जाते हैं, screws बनाए जाते हैं। उसके बाद स्टील के पाइप्स बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं, औजार हथियार ये बनाए जाते हैं। ये इसके यूजेस हैं आयरन। मतलब कि एसेंशियल है टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब के लिए जरूरी है। और ये प्रेजेंट है एट द एक्टिव सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल जैसे हीमोग्लोबिन है या मायोग्लोबिन है, तो उनके अंदर ये एक्टिव सेंटर के उनके सेंटर में मौजूद होती है। बाकी दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, और सेंटर में जो है पूरे मॉलिक्यूल के सेंटर में जो है ये आयरन होता है। हीमोग्लोबिन ये ब्लड के अंदर मौजूद होती है रेड ब्लड सेल्स में, और ऑक्सीजन को कैरी करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इसका काम है। और ये जो मायोग्लोबिन है ये मसल प्रोटीन कहलाती है, मसल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट बताया कि ये साइटोक्रोम्स और फेरिडॉक्सिन्स, साइटोक्रोम्स और फेरिडॉक्सिन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कंपाउंड यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनर्जी प्रोडक्शन जो होती है रेस्पिरेशन के अंदर। तो रेस्पिरेशन में एक स्टेज जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का आता है, वहां पे ये साइटोक्रोम्स और फेरिडॉक्सिन जो है ये यूज होते हैं। नॉर्मली बताया कि ये स्लाइटली टॉक्सिक है, इतने जहरीले असरात इसके नहीं है, बट एक्सेसिव इंटेक अगर इसका हो इट कॉजेज सिड्रोसिस एंड डैमेज टू सम ऑर्गन। सिड्रोसिस कहते हैं डेपोजिशन, आयरन की जो है डेपोजिशन बॉडी ऑर्गन्स में, जैसे कि ऑर्गन्स जो है वो डैमेज होते हैं। आयरन कंटेंट प्लांट टिश्यूज में नॉर्मली जो है 50 से 250 ppm। ppm क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है कि 1 मिलियन अगर पार्ट्स ले लें किसी भी मटेरियल के, तो उसके अंदर इसके क्या है 50 से लेकर 250 पार्ट्स ये आयरन के होंगे। तो प्लांट टिश्यूज के अंदर बात की कि प्लांट टिश्यूज के अगर आप
1 मिलियन पार्ट लेते हैं ना, तो उसमें 50 से 250 पार्ट्स मीन बाई वेट आपने लेना है। मसलन 1 मिलियन ग्राम लिए ना फॉर एग्जांपल आपने प्लांट टिश्यू को, उसमें 50 से लेकर 250 ग्राम तक जो है वो आयरन होगा। इट्स अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट्स फ्रॉम द सॉइल। पौधे इसको जमीन से जज़ब करते हैं जड़ों के जरिए। किस फॉर्म में? फेरस या फेरिक। हाँ जी, इसकी दो आयनिक फॉर्म्स हैं, 2+ वाली फेरस है और 3+ वाली जो फेरिक है। इन आयंस की फॉर्म में अब्सॉर्ब करते हैं प्लांट्स इसको। और ये जो आयरन्स हैं, यानी ये जो आयंस आपने देखे हैं, ये फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है सोडियम। ये सोडियम वेपर लैंप्स में यूज होती है, जो कि ब्राइट ऑरेंज येलो लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग यूज होते हैं। एट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज सोडियम पेरोक्साइड है, सोडियम साइनाइड है, दैट इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, तो उसमें यूज होती है सोडियम साइनाइड वगैरह में। इट्स आल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेट्राथाइल लेड which is added in petrol as anti-knock agent. टेट्राइथाइल लेड बेटे याद रखें कि पेट्रोल की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए उसमें यूज होता है, जिसको कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। सोडियम मेजर कंपोनेंट है वर्टिब्रेट ब्लड प्लाज्मा का। वर्टिब्रेट्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं, वर्टिब्रेट एनिमल्स, इनके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा, दो कंपोनेंट होते हैं ना, तो प्लाज्मा का ये मेजर कंपोनेंट है सोडियम। तो इट्स इंपॉर्टेंट इन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मुख्तलिफ कामों में ये इंपॉर्टेंट है और ये एसोसिएटेड है विद सम फॉर्म्स ऑफ हाइपरटेंशन इन सम इंडिविजुअल्स। हाइपरटेंशन क्या होता है? ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इस वजह से क्योंकि इन आयंस की प्रेजेंस की वजह से वाटर ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिटेन होता है ब्लड के अंदर। पानी जो है ब्लड के अंदर रहता है, समा सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सोडियम इज अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स है सोडियम आयंस। सोडियम +1 वैसे 1+ लिखा जाता है, ये ओनली प्लस लिखा जाता है। इसकी कंसंट्रेशन वेरी करती है वाइडली फ्रॉम 0.01 to 10% इन लीफ टिश्यू। एक्सरसाइज में भी पूछा जाएगा कि सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन क्या है लीफ टिश्यूज में, तो 0.01 से 10% तक। इट्स एसेंशियल फॉर हेलोफिटिक प्लांट स्पीशीज। हेलोफिटिक प्लांट स्पीशीज के लिए, हेलोफिटिक प्लांट यानी हेलोफाइट्स जो हैं या हेलोफिटिक प्लांट्स, ये वो होते हैं जो ऐसे पानी में ग्रो करते हैं, ऐसे वाटर्स में दैट हैव हाई सैलिनिटी, जिनमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। जो मार्शी प्लेसेस हैं, ओशंस हैं, शोर्स वगैरह, तो वहां पे जो प्लांट्स उगते हैं ये हेलोफिटिक प्लांट्स कहलाते हैं। तो अकोमोलेट करते हैं वो सॉल्ट्स को वैक्यूल्स के अंदर टू मेंटेन टर्गर एंड ग्रोथ। टर्गर क्या होती है? रिजिडिटी सेल्स की। सेल्स जो हैं वो रिजिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं पानी का इंटेक होने की वजह से, और फिर उनकी डिवीजन होती है। पहले उस टर्गर की वजह से ग्रोथ, साइज बढ़ता है, फिर उसके बाद साइज सही, यही साइज का बढ़ने की ग्रोथ हो गया। क्योंकि ग्रोथ के अंदर क्या है, सेल्स की तादाद भी आगे बढ़ेगी ना, सेल डिवीजन होगी, साइज बढ़ेगा, उसके बाद सेल की डिवीजन होगी। जब सेल्स की तादाद बढ़ेगी तो ग्रोथ होगी। क्रॉप्स दैट रिक्वायर सोडियम फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ, उसमें क्या है? ऑप्टिमम ग्रोथ, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ, बेहतरीन ग्रोथ के लिए सोडियम जिन फसलों को रिक्वायर्ड है उनमें क्या? स्पिनच, पालक जो होती है, शुगर बीट, चुकंदर, टर्निप, शलजम वगैरह। आफ्टर पोटेशियम है मैग्नीशियम। बिकॉज ऑफ इट्स लो डेंसिटी, मैग्नीशियम की डेंसिटी कम है। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नीशियम का कम है, तो ये यूज होती है इन प्रिपेयरिंग लाइट मीन हल्के बट रफ अलॉयज सच एज मैग्नीशियम है। अलॉयज क्या होते हैं? अलॉयज वो चीजें होती हैं जो मेटल्स को मेल्ट करके आपस में मिलाने से बनती हैं, जैसे ब्रास है, पीतल वगैरह। मैग्नीशियम जो है ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का मिक्सचर होता है। तो these alloys जो हैं they are used for construction of cars, aircrafts and moving parts of machines। मशीनों के वो से जो मूव करने वाले हैं वो, या एयरक्राफ्ट्स हैं, कारों की जो है वो चीजें हैं, तो वो बनाने के लिए ये alloys यूज होते हैं।
एसेंशियली टू ऑल ऑर्गेनिजम्स, सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, प्लांट्स एनिमल्स उनके लिए जरूरी है, क्योंकि ये क्लोरोफिल का हिस्सा है। क्लोरोफिल के अंदर मौजूद होता है मैग्नीशियम, और क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर मौजूद है तो तभी वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और खुराक बना सकते हैं, और पौधे खुराक बनाते हैं तो वो जानवरों के भी काम आ सकती है। इसलिए ऑर्गेनिजम्स के लिए कहा कि बहुत एसेंशियल है। इट हैज इलेक्ट्रोकेमिकल एंड एंजाइम एक्टिवेटिंग फंक्शंस। इलेक्ट्रोकेमिकल फंक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। बस ये मैग्नीशियम जो है ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। मेटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, लोहे की बनी हुई चीजें जो हैं, उनको जंगारी से, जंग लगने से बचाने के लिए मैग्नीशियम के ब्लॉक यूज होते हैं। जैसे लोहे के बड़े बड़े ये पुल जो होते हैं, ब्रिजेस जो होती हैं, ये रिवर्स के ऊपर मसला बनी होती हैं, तो उनको जंग से बचाने के लिए क्या है, वहां पे साइड्स पे जो है मिट्टी के अंदर जो है, जमीन के अंदर मैग्नीशियम के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं जो वहां पे वो रखे गए होते हैं, और उनका कनेक्शन होता है लोहे के साथ। तो जंगारी का प्रोसेस जो होता है तो उसमें मैग्नीशियम यूज होता जाता है और लोहा जो है वो बचा रहता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट बताया इसका। एंजाइम एक्टिवेटिंग फंक्शंस, एंजाइम्स वो सब्सटेंसेस हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले रिएक्शन, जिनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। तो उनको एक्टिवेट करने के लिए, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए ये यूज होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बताया कि मैग्नीशियम आयंस की फॉर्म में, Mg2+ आयंस की फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है, और उसकी कंसंट्रेशन क्रॉप्स में वेरी करती है बिटवीन 0.1 एंड 0.4%, 0.1 से लेकर 0.4% तक। इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम आयन, इट्स ऑब्वियस। ऑब्वियस कैसे, वजन के वाजे है, जाहिर है कैसे, किसी से प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। मैंने आपको बताया पहले कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का ये बुनियादी हिस्सा है, और विदाउट क्लोरोफिल जो ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक TROPHIC होना चाहिए, ऑटोट्रॉफिक PHIC होगा, स्पेलिंग याद रखो। ग्रीन प्लांट्स जो हैं, दे फेल टू कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो खुराक नहीं बनेगी, जब वो खुराक नहीं बनाएंगे तो ना पौधों के काम आएगी, और ना यानी ना पौधों को मिल सकेगी और ना आगे जानवर ले सकेंगे। उसके बाद है कैल्शियम। ये एलिमेंट बताया कि यूज होता है एज डीऑक्सीडेंट इन स्टील कास्टिंग। स्टील वगैरह जब बनाया जाता है उसमें डीऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीजन को रिमूव करना। क्योंकि ये जो लोहे के कंपाउंड्स होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ आयरन जो है मिला होता है। लोहे के यानी मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, उसमें मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, उनमें से ऑक्सीजन को निकाला जाता है, तो फिर वो मेटल लैदा होती है जिसको हम यूज करते हैं। इस वास्ते को डीऑक्सीडेशन, और ये एलिमेंट का कहलाएगा डीऑक्सीडेंट। It's used in the extraction of uranium and preparation of calcium fluorides and calcium hydrides। ये मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स हैं, इनके बनाने में या यूरेनियम के एक्सट्रैक्शन में, यानी यूरेनियम को तैयार करने में यूज होता है। इट्स एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। इट यूज इन सेल वॉल्स, पौधों के जो सेल्स होते हैं, पौधों के उनकी जो वॉल्स हैं उनके अंदर होता है, बोन्स के अंदर होता है, स्मॉल शेल्स है, शेल्स के कोल से जो होते हैं, जो एनिमल्स की बॉडीज के बाहर होते हैं, एज इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है ये पाया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल है। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इन प्लांट्स बताया कि कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है इट रेंजेस फ्रॉम 0.2 to 1%, 0.2 से लेकर 1% तक जो कैल्शियम है ये प्लांट्स के अंदर रेंज करती है। एसेंशियल रोल प्ले करती है इन द स्ट्रक्चर एंड परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन्स को एक तो बनाने में, दूसरा परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होती है, पोरोसिटी कह सकते हैं, उनमें से सब्सटेंसेस का जो है मूव कर सकना, मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस सब्सटेंसेस जो हैं वो मूव कर सकें, ये होती परमेबिलिटी। लैक ऑफ कैल्शियम आयंस जो है इसके जनरल ब्रेकडाउन ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती है। मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स जो हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स जो हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है से कैल्शियम आयंस की कमी की वजह से। मेम्ब्रेन याद रखना बेटा, सेल्स होते हैं तो उनके बाहर होती हैं, अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो ये मेम्ब्रेन्स क्या होंगी, डैमेज होंगी। उसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस
मोस्ट प्लांट्स में पाई जाती है, उसकी कंसंट्रेशन 0.1 से लेकर 0.4% तक है। प्लांट्स इसको ऑब्जर्व करते हैं या तो डाई हाइड्रोजन फास्फेट की फॉर्म में या हाइड्रोजन फास्फेट। हाइड्रोजन फास्फेट जो HPO4 है, इसकी स्टेट 2 नेगेटिव होती है, यहाँ पे लिखा ये 2 नेगेटिव करना था। आर्थोफॉस्फेट आयंस कहलाते हैं। मोस्ट एसेंशियल फंक्शन जो फास्फोरस का है प्लांट्स में, ये है एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर। एनर्जी स्टोरेज याद रखें ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आगे मेंशन किया है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो ADP, उसके साथ जब एक और फास्फेट मिलता है तो बन जाता है ATP, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एनर्जी करेंसी विद इन द प्लांट्स, एनर्जी करेंसी कंसिडर होते हैं। एनर्जी करेंसी देखें, करेंसी बेटे ऐसे कि जैसे हमारे पास रकम होती है, पैसे होते हैं, तो हम कोई भी चीज जब मर्जी खरीद सकते हैं। तो ये पौधों के अंदर, इवन एनिमल्स के अंदर जो एनर्जी है वो ATP की फॉर्म में मौजूद होती है। तो ये ATP एनर्जी पैकेट्स कहलाते हैं या एनर्जी करेंसी कहलाते हैं कि बॉडी को जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी को जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड हो, तो ये ATP जो है इसकी ब्रेकडाउन होती है, इससे ADP बनता है, फास्फेट अलग होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनिमल्स जो हैं इस्तेमाल करते हैं, ये प्लांट्स हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में बताया कि जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होती है, और पौधों के अंदर जो है वो जब फोटोसिंथेसिस होती है, तो उसके दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये सारी की सारी यूज तो नहीं हो जाती फौरन, बल्कि क्या होता है, ये फास्फेट कंपाउंड्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और वो फास्फेट कंपाउंड जो इस एनर्जी को स्टोर करते हैं वो ADP और ATP हैं। ADP मौजूद होते हैं और उनके साथ और फास्फेट मिलता है, ये एनर्जी स्टोर हो जाती है, ATP मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो जब ये फास्फेट जो हैं, फास्फेट कंपाउंड्स, when these phosphate compounds from either ATP or ADP is split off, पता है कि ATP हो या ADP हो, जब ये सेपरेट होते हैं तो रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है तकरीबन 12,000 कैलोरीज पर मोल ये लिबरेट होते हैं। कैलोरी एनर्जी का यूनिट है, तो 12,000 कैलोरीज पर मोल। पर मोल क्या है, एक मोल एटम्स, सॉरी एक मोल जो है वो ATP के मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मोल बेटा याद रखें कि बहुत बड़ी वैल्यू है, इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ, याद रखें 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23। इतने अगर ATP के मॉलिक्यूल्स होंगे तो हम उसको मोल कहेंगे। दोबारा तादाद सुन लें, 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 ATP मॉलिक्यूल्स, ये एक मोल कंसिडर होता है। तो कहा कि एक मोल ATP के मॉलिक्यूल अगर जो है वो ब्रेक होते हैं तो 12,000 कैलोरीज एनर्जी उससे रिलीज होती है। अब ये एनर्जी यूज कहाँ होती है, ग्रोथ में और रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस जो हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये उनमें एनर्जी यूज होती है। पता है कि इट्स इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ DNA जो DHC राइबोस न्यूक्लिक एसिड है या RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड है, तो उनका ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। ये DNA याद रखें, ये हेरिडिटी मटेरियल है, विरासती जो खसूसियात हैं जो आगे ट्रांसफर होती हैं वालिदैन से औलाद में, वो सारी इंफॉर्मेशन इस DNA के अंदर होती है जीन्स की सूरत में, क्योंकि जीन्स इसी DNA के सेगमेंट्स होते हैं। आगे बताया कि ये फास्फोरस है, ये बोन्स में, टीथ में और सम शेल्स जो हैं उनमें पाए जाते हैं। शेल्स ही एनिमल्स की बॉडीज के बाहर होते हैं। मेम्ब्रेन्स में फास्फोलिपिड्स जो हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये सारे कंपाउंड्स का, ये सारी चीजों का क्या है, ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, एक आम हिस्सा है। नेक्स्ट बताया कि एलिमेंट यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ सुपर फॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट इन फर्टिलाइजर्स। खादों के अंदर सुपर फॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट की सूरत में ये यूज होता है एलिमेंट, यानी फास्फोरस। फास्फोरिक एसिड और उसके सॉल्ट्स जो हैं ये फूड इंडस्ट्री में यूज होते हैं, डिटर्जेंट्स बनाने में यूज होते हैं, बेकिंग पाउडर्स बनाने में यूज होते हैं। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, क्लींसिंग एजेंट्स, सोप जैसा काम, लेकिन सोप से बेहतर होता है, सोप साबुन से ज्यादा बेहतर काम करते हैं, इवन हॉट वाटर में वर्क करते हैं। हॉट वाटर में पानी जाग पैदा नहीं, सॉरी साबुन जाग पैदा नहीं करता, डिटर्जेंट्स करते हैं और सफाई करने में हेल्प करते हैं। फास्फोरस जो है ये माचिस वगैरह जो है उसमें यूज होती है, ये माचिस जो हम यूज करते हैं आग जलाने के लिए, उसके अंदर यूज होती है। उसके बाद है फ्लोरीन।
ट्रेस अमाउंट्स ऑफ फ्लोरीन मीन बहुत थोड़ी मिकदार 2.5 ppm मीन पार्ट्स पर मिलियन 2.5 ppm ये डाइट में जो है मौजूद होती है और एसेंशियल फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन्स टीथ इन एनिमल्स। ऑप्टिमल ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ, बेहतरीन ग्रोथ के लिए और दांतों की मजबूती के लिए जो है ये मैमल्स के अंदर इसका रोल है। फ्लोरीन जनरली प्लांट्स अकर करती है प्लांट मटेरियल में 2 से 20 ppm की रेंज में, 2 ppm से लेकर 20 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन इस रेंज में ड्राई मैटर में जो है ये रेंज करती है। although some plant species जो हैं they are capable of accumulating much higher amounts, कुछ पौधे ऐसे हैं जो ज्यादा अमाउंट में भी इसको accumulate कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। हाई कंसंट्रेशन फ्लोरीन की तकरीबन जो है हाई यानी 200 ppm जो है प्लांट्स में इट इज टॉक्सिक टू एनिमल। अगर इतनी ज्यादा मिकदार में हो तो ये एनिमल्स के लिए टॉक्सिक है, क्योंकि एनिमल्स ने तो खुराक के तौर पे पौधों को इस्तेमाल करना है। मतलब इट इज नीदर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स ग्रोथ नॉर इट प्लेस एनी एसेंशियल रोल इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। पौधों के अंदर ना तो ये ग्रोथ में कोई रोल प्ले करती है, ना ही पौधों का जो मेटाबॉलिज्म है, जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस रिएक्शंस हैं, ना ही उनके लिए जरूरी है। यानी प्लांट्स के अंदर इसका इतना रोल नहीं है, पौधों के एनिमल्स के लिए बहुत जरूरी है। सम फ्लोराइड्स और उनके जो कंपाउंड्स हैं, यानी फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स हैं, ये यूज होते हैं रेफ्रिजरेंट के तौर पे। रेफ्रिजरेंट क्या है? ये कूलिंग गैसेस जो होती हैं एसी में, फ्रिजेस में। एनेस्थेटिक के तौर पे, एनेस्थेटिक ये नशावर अद्वियात जो हॉस्पिटल्स में यूज होती हैं ऑपरेशन थिएटर में। नॉन स्टिक एजेंट के तौर पे, नॉन स्टिक जो स्टिक ना हो केमिकल वो बनाने में। इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेशन के तौर पे जो काम करेगा। हाइड्रो इंसुलेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी का पास ना होना, ये इंसुलेशन है। इवन हीट वगैरह जो है तो उसका ना पास होना तो वो भी इंसुलेशन कहलाती है किसी चीज में से। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज होता है इन एचिंग ग्लास। एचिंग ग्लास के शीशे के ऊपर डिजाइनिंग करने में। एचिंग होता है शीशे के ऊपर जो है जहां जहां डिजाइनिंग करनी होती है वहां लाइंस लगाकर उसके ऊपर जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है इसके ड्रॉप गिरा देते हैं लाइंस की फॉर्म में। तो जहां जहां इसको ड्रॉप करते हैं वहां से उसको डिजोल्व कर देगा, तो वहां जो है वो उसके डिजाइन बन जाएगा जो भी आपने बनाया हुआ था। और इन क्लीनिंग स्टील को साफ करने में सोडियम फ्लोराइड बताया कि ट्रेस अमाउंट में यूज होता है फॉर द फ्लोरिडेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। फ्लोरिडेशन के एडिशन ऑफ फ्लोरीन पीने वाले पानी में। वाइल टिन फ्लोराइड यूज होता है बहुत से जो टूथपेस्ट हैं, टूथपेस्ट जो दांतों के पेस्ट हैं उनको बनाने के लिए, टू प्रोटेक्ट डिके ऑफ टूथ, दांतों की डिके से बचाने के लिए। दांतों को डिके नहीं होने देता, खराब नहीं होते दांत। उसके बाद क्लोरीन। आल्दो बताया कि क्लोरीन गैस पॉइजनस है बट इट हैज मेनी बेनिफिशियल यूजेस इन डेली लाइफ। बहुत से इसके फायदे भी हैं। ये यूज होता है टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया एंड इज कॉमनली यूज इन डोमेस्टिक ब्लीचेस। ये बड़े याद है कि पानी के अंदर क्लोरीन गैस से पास की जाती है, जो पीने का पानी होता है सप्लाई वाला उसमें क्लोरीन गैस पास की जाती है, मिक्स की जाती है उस पानी में ताकि जरासीम बैक्टीरिया वगैरह मर जाए, उसमें बीमारियां न पैदा करें। और डोमेस्टिक जो बलीचेज हैं, घरों में जो बलीचेज इस्तेमाल होते हैं, ब्लीच, उसके अंदर ये यूज होता है। एट यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन, मैंने आपको बता दिया पानी की प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं, क्लोरीन को ऐड करते हैं स्विमिंग पूल्स के अंदर। इसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी कॉमन प्लास्टिक है, प्लास्टिक कंपाउंड है और ये क्लोरीन का है। इसका कॉमन जो नेम है वो पीवीसी है, जो स्टैंड्स कहता है इसके लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड। इट हैज मेनी यूजेस, बहुत से इसके यूज हैं। स्पेशली इंसुलेटर के तौर पे यूज होता है या वाटर प्रूफिंग मटेरियल के तौर पे यूज होता है, क्योंकि इसमें से पानी पास नहीं हो सकता। इट हैज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर हायर प्लांट्स एंड मैमल्स। हायर प्लांट्स और मैमल्स होते हैं जानवर जो हैं, मैमल खासतौर पे वो जानवर होते हैं जो दूध देने वाले होते हैं या दूध पीने वाले जानवर होते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। सोडियम साल्ट ऑफ क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड जो है
ये एक्ट करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसके सोल्यूशन में से अमूमन लिक्विड फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो है ऐसा सोल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ह्यूमन बॉडीज के अंदर इसका इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट क्या है? नर्व इंपल्स का पास होना। तो नर्व इंपल्स हमारी बॉडी में चलती है, दिमाग की जो मैसेजिंग होती है या स्पाइनल कॉर्ड की नर्व इंपल्स की फॉर्म में, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स होती हैं, तो वहां पे इसका रोल है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसके बनाने में यूज होती है, तो उसके तौर पे ये डाइजेस्टिव जूसेस जो बॉडी में है उसमें यूज हो रही है। डेफिशिएंसी ऑफ क्लोराइड causes the impaired growth in infants। इन्फेंट्स क्या होते हैं? छोटे बच्चे, शीशकार बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे, उनकी ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है, वो वीक हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ अफेक्ट होती है। ग्रोथ इम्पेयर्ड का मतलब होता है खराब होना, मी कम हो जाना, ग्रोथ का प्रॉपर ना होना। क्लोरीन एसेंशियल फॉर हायर प्लांट्स, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होती है, जो कि एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, तो ये क्लोरीन जो है उसके अंदर मौजूद है। प्लांट्स विच टेक अप लार्ज अमाउंट्स ऑफ क्लोराइड आयंस यूजुअली हैव हायर वाटर कंटेंट। पता है कि वो पौधे जो क्लोराइड आयंस ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं उनमें हाई वाटर कंटेंट्स होते हैं। हाई वाटर कंटेंट्स क्यों होंगे? क्योंकि क्लोराइड आयंस की प्रेजेंस की वजह से क्या है, पानी ज्यादा से ज्यादा सेल्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन भी यूज होता है इन मेकिंग डाइज। डाइज क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जो मुख्तलिफ कलर प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। डाइज फॉर कलर फोटोग्राफी एंड फार्मास्यूटिकल केमिकल्स होता है। मुख्तलिफ किस्म की जो अद्वियात हैं जो उनमें यूज होता है, या कलर फोटोग्राफी में यूज होने वाले जो डाइज हैं वो बनते हैं आयोडीन से। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड एथानोल। एथानोल इथाइल अल्कोहल होता है, अगर उसके अंदर आयोडीन का डाइल्यूट यानी थिन पतला सोल्यूशन बना हुआ हो, थोड़ी कंसंट्रेशन वाला, ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहलाता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और कॉमनली जो है एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है, जख्मों के ऊपर लगाने के लिए यूज होता है। ये एसेंशियल एलिमेंट है इन मैनी ऑर्गेनिजम्स। बहुत से ऑर्गेनिजम्स में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लो आयोडाइड अवेलेबिलिटी जो है इन सर्टेन एरियाज, इट इंक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ गाइटर। गाइटर क्या होती है? ये थायराइड ग्लैंड जो है, इसकी स्वेलिंग जो नेक में होती है, थायराइड ग्लैंड, ये स्वेल हो जाती है अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो खुराक के अंदर। तो आयोडीन 131 ये यूज होता है टू ट्रीट द थायराइड। आयोडीन 131 जो है ये थायराइड ग्लैंड की ट्रीटमेंट में यूज होता है। Iodine has not been shown to be essential to plants, but are reputed to produce stimulating effects on plant growth at low concentrations। बताया कि पौधों के लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट जो है ये शो नहीं होते हुए, इनकी इम्पोर्टेंस इनकी मजीद तो नहीं देखी गई, लेकिन ये जरूर देखा गया है कि ये प्लांट्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, थोड़ी मिकदार में प्लांट्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। यानी डायरेक्टली इनका रोल नहीं है, इनडायरेक्ट जो है ग्रोथ को जैसे स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो ये इनका रोल है। हेल्दी प्लांट्स के अंदर आयोडीन लेवल जो है वो 0.5 ppm होता है एट हायर कंसंट्रेशंस। मीन के ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन हो तो 0.5 ppm होती है हेल्दी प्लांट्स के अंदर, पार्ट्स पर मिलियन। 0.5 ppm 0.5 parts per million। Okay, bete, now it is end of this chapter. After this, these important points are there. You should read out all these points. It may cover your objective points. These are certain definitions. These definitions will be provided to you in the form of notes, where it will be better description as compared to here. Now your exercise starts. Number 1, question number 1. Fill in the blanks. Dash is the process by which plants produce glucose, but a photosynthesis. Photosynthesis वो process है जिसके जरिए plants glucose बनाते हैं. Number 2, the percentage composition of methane is about dash in natural gas 85%. 85% जो है वो मीथेन होती है नेचुरल गैस में. Number 3,
डैश इज द ओनली केमिकल कंपाउंड फाउंड नेचुरली एज लिक्विड एज सॉलिड एंड गैस। तो बेटे वाटर, वाटर है ये। फोर्थ पॉइंट, नाइट्रोजन occurs in plants and animals in the form of dash। नाइट्रोजन पौधों और जानवरों में प्रोटीन्स की फॉर्म में होती है, प्रोटीन्स। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एथेनॉल इज कॉल्ड टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट, फास्फोरस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसा आपको पढ़ाया गया अभी कि ये फास्फोरस जो है ये डीएनए के अंदर होती है, ये बोन्स के अंदर भी होती है। आप कोई एक चीज लिखते हैं, बोन्स लिखते हैं वो भी ठीक है, डीएनए लिखते हैं तब भी ठीक है। कार्बन इज एन इंपॉर्टेंट डैश फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, तो एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज नॉट क्रिस्टलाइन इज चारकोल, ग्रेफाइट, बकीबाल या डायमंड। तो बेटा चारकोल, ए ऑप्शन होगी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल फॉर्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वाटर साइकिल। तो बेटे नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में जो करना है, तो इसमें नाइट्रोजन का यूज होता है। तो यहां पे बेटे वैसे पूछा है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल फॉर्म। ओके, इट इज जस्ट कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। तो बेटे इसको आप कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन साइकिल नहीं है। नाइट्रोजन साइकिल तो होता है नाइट्रोजन की परसेंटेज को हवा के अंदर मेंटेन रखना, कांस्टेंट रखना, उसमें जो डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं वो नाइट्रोजन साइकिल में। तो ये बेटा क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद रखें सेकंड पॉइंट जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। थर्ड पॉइंट, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रेट। तो बेटा आप नाइट्रोजन परऑक्साइड कह सकते हैं, NO2 इसका फार्मूला होता है। लेकिन नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलती है तो उसे या तो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है NO, या फिर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसी को नाइट्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं। तो आप सी ऑप्शन जो है इसकी वो सिलेक्ट करेंगे। फोर्थ पॉइंट के अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज इंक्रीज बाय फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बर्निंग, इवेपोरेशन। तो ये बर्निंग का प्रोसेस बेटे ऐसा है कि जैसे इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की। वैसे तो रेस्पिरेशन में भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो है इट इज बैलेंस्ड बाय फोटोसिंथेसिस। बर्निंग के प्रोसेस में जो प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो बर्निंग आप सी पार्ट करेंगे इसमें। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन ह्यूमन बॉडी कॉजेज गाइटर, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा। तो बेटे गाइटर, गले की बीमारी, थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग, ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। 6 पॉइंट है कि कंटेंट्स ऑफ सोडियम इन लीफ टिश्यू वेरी फ्रॉम 0.01 to 10%, 10 to 15%, 16 to 12%, 16 to 20%। तो बेटे 0.01 to 10%, मैंने टॉपिक में भी आपको बताया 0.01 to 10%। तो ये बेटे एमसीक्यूज हैं। इससे पीछे आपने पढ़े ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो या एमसीक्यूज हो, सारे आपसे एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछे जाएंगे। बस अब ब्लैंक है। अब यहाँ पे पहले ही आपने देखा डायसेप्रासिबल प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज, तो फोटोसिंथेसिस है। वहां पे आपको इसके आगे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दी गई होंगी। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, बर्निंग दे दें, कोई भी 4 ऑप्शन दे दी जाएंगी। तो आपने सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसलिए ब्लैंक्स को आप मत छोड़ा करें कि ये तो पेपर में नहीं आती, एमसीक्यूज आते हैं। तो बेटे ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, आपसे बुक में से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनाकर। याद रखें ये ओनली एक्सरसाइज के एमसीक्यूज नहीं है जो पेपर में आते हैं। एक्सरसाइज की ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो, इवन के चैप्टर के अंदर से जो है वो ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछी जा सकती है इसमें एमसीक्यूज की फॉर्म में। उसके बाद बड़े ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाने हैं। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों किस्म के जो क्वेश्चंस हैं, ये पूरी एक्सरसाइज आपको नोट्स में मिल जाती है। Okay, better now it is end of our today's lesson. We have completed this chapter.